ओम के नियम को अच्छे से समझने के बाद, सेंसिस्टर और वेरिस्टर पढ़ने के बाद, अब हम आते हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर। संयोजन का मतलब कि हम कितने तरीके से जो है प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। हमारे घर में कुछ उपकरण होते हैं, जैसे जिसमें भी रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए घर का हीटर हो गया, उसको हम, हमारे पास दो एक से अधिक यदि हीटर हैं तो हम उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, और समांतर में जोड़ेंगे तो क्या होगा। मुख्य रूप से तीन तरीके से हम क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में और एक मिश्रित क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले में बात करेंगे प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के बारे में कि श्रेणी क्रम क्या होता है। ठीक है, देखिए मान के चलिए मेरे पास एक कोई उपकरण है या कोई प्रतिरोध है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये कोई एक रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक रजिस्टर है यानी कि प्रतिरोधक है। ठीक है, ऐसे ही मैं यदि और प्रतिरोधक इस प्रकार से जोड़ दूं, कुछ इस प्रकार से, तो ये वाला जो क्रम होगा हमारा, इसी क्रम को हम बोलते हैं क्या, श्रेणी क्रम। यानी कि तीनों एक दूसरे के सीरीज में होते हैं। इनको हम नाम देते हैं R1, ये R2, ये R3। ठीक है, यानी कि यही जो क्रम होता है ये इसका श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर परिभाषा के रूप में आप लिखना चाहें तो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से। यानी कि कुल मिलाकर के एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ा होना श्रेणी क्रम कहलाता है। इसकी कुछ मुख्य बातें, सबसे पहला देखिए, यहाँ पर जब हम इसे किसी वोल्टेज स्रोत से जोड़ते हैं, मान के चलिए मैं एक बैटरी से इसको जोड़ता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि यदि इलेक्ट्रॉन यदि बैटरी के इस सिरे से निकलेंगे तो इस तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरफ जाएंगे, और यहां से जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिलेगा तो इन प्रतिरोधक में से होते हुए कहां पहुंचेंगे, सीधे बैटरी के इस धन सिरे पर आकर समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार फिर से निकलेंगे और यहाँ पर वापस प्लस की ओर, धन सिरे की ओर आ जाएंगे। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन, मान के चले यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहे हैं ना, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन वापस से इस प्लस की ओर आते हैं। यानी कि मैं ये कहूं कि जितनी धारा इस, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये कॉन्वेंशनल थ्योरी है, पारंपरिक थ्योरी हमारी यही कहलाती है। तो ये जो तीर के निशान है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के निशान है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, और ये जो तीर का निशान है ये हमारी विद्युत धारा यानी कि करंट फ्लो के तीर का निशान। ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन यदि इधर से जा रहे हैं तो इनमें से होते हुए 10 ही वापस आ रहे हैं। यदि यहां पर 2 एम्पियर की धारा इस प्लस से निकली तो याद रखिएगा वापस मुड़ करके यहां पर 2 एम्पियर ही आएगी। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहे थे उतनी ही धारा ही वहां पर बहेगी। यानी कि मैं ये कहूं पहला पॉइंट कि श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान होता है। समान धारा क्या होता है, समान धारा। आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं कि श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान होता है, यानी कि आई ही होता है। क्या होता है, आई। यहां आई है तो यहां भी वापस आई ही आएगा। ठीक है, यानी कि धारा को बहने के लिए कोई और रास्ता यहां पर नहीं मिलेगा। 2 एम्पियर गई तो इस प्रतिरोध में भी 2 एम्पियर होगी।
इस प्रतिरोध में यहां से आके यहां आएगी तो यहां भी 2 एम्पियर होगी और यहां भी 2 एम्पियर, यानी कि समान धारा, समान मात्रा में धारा यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध में बहेगी। तो यहां पर समान धारा हो गई, लेकिन यहां पर याद रखिएगा वोल्टेज जो होगा हमारा, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज जो टोटल हमारा वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज स्रोत, वो इसमें वोल्टेज ड्रॉप के योगफल के बराबर होगा। यानी कि धारा का मान यदि I है, यानी समान है, तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। अब ओम का नियम हम जानते हैं कि V इजिकल टू IR होता है, ठीक है, ये हमारा मुख्य नियम हो गया। अब मुझे इसकी स्रोत वोल्टेज निकालना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको नाम दूंगा V1, इसको नाम दूंगा V2 और इसको नाम दूंगा V3। यदि मुझे टोटल यहां पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो इन सभी वोल्टेज ड्रॉपों का योगफल क्या होगा, कुल वोल्टेज स्रोत, कुल स्रोत वोल्टेज होगा। यानी कि यहां पर VT है, V1 की जगह ओम के नियम से IR1 रखूंगा, क्योंकि I का मान तो नियत होता है, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इसमें कितना होगा, IR1, IR2 और IR3, ठीक है। तो इनको सबको जब हम करते हैं सॉल्व, तो यहां लिख देता हूं VT बराबरी पर यहां पर क्या होगा, I यहां पर आ जाएगा कॉमन, ठीक है, और यहां पर अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि ये VT जो लिखा है मैंने टोटल वोल्टेज, इसमें भी क्या होगा, IRT होगा, क्योंकि I तो क्या है, समान है। तो इसको यदि मैं यहां रखूंगा तो I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा, तो टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, समतुल्य प्रतिरोध जो आएगा, वो आएगा हमारा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा इसके अंदर समतुल्य, इसको क्या बोलेंगे हम, समतुल्य, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये समतुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम हमेशा पढ़ते ही आए हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बात कर लेते हैं आगे, ये पॉइंट आप लिख लेना, समान धारा का मान समान होता है, लेकिन वोल्टेज का मान यहां पर, वोल्टेज ड्रॉप का मान असमान होता है। अब यदि मैं बात करूं यहां पर समतुल्य चालकता की, समतुल्य चालकता, तो हम पढ़ते आए हैं जो चालकता होती है G R इजिकल टू कितना होता है, 1/G, या G इजिकल टू 1/R। तो यहां पर जो हमारी चालकता का मान आएगा वो क्या आएगा, R1 R2 R3, R1 के लिए 1/G1 हो जाएगा, R2 के लिए 1/G2 हो जाएगा, R3 के लिए 1/G3। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो हमारी चालकता होगी 1/G इजिकल टू 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3, यानी कि ये जो होगी समतुल्य चालकता होगी श्रेणी परिपथ में, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, ये तो हो गया हमारा प्रतिरोध, ये हो गई समतुल्य चालकता, ठीक है। चालकता हमें पता है ना, चालकता G इजिकल टू 1/R होता है, ठीक है। तो इस R को मैं यहां ले गया हूं, G को यहां नीचे ले आया हूं। अब यहां पर एक चीज और आती है, मैं बता देता हूं आपको, शक्ति। देखिए आपको ये चीज ध्यान रखना है, चाहे समांतर हो, चाहे श्रेणी क्रम हो, चाहे स्टार हो, चाहे डेल्टा हो, कोई सा भी कनेक्शन हो, पावर हमेशा जुड़ती ही है, ठीक है। पावर क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी, P इजिकल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ना तो ये 1/, में रहेगी और ना ही ये किसी में, ये डायरेक्ट इसी प्रकार से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो पावर हमेशा यहाँ पर जुड़ती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम में ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होता है, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होते हैं,
इस प्रकार से हम यदि सूत्र में मान रखेंगे ओम के नियम में, तो I का मान यहाँ पर कॉमन रहता है ना, समान रहता है, इसलिए हमने I1 I2 I3 नहीं लिया है, हमने R1 R2 R3 लिया है, क्योंकि इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3 था। यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया तो I को जब हमने कॉमन लिया तो हमने यहाँ देखा कि I से I तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा टोटल RT यानी समतुल्य प्रतिरोध बराबरी पर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहाँ पर चालकता इस प्रकार से रखेंगे हम, और पावर को हम यहाँ पर समांतर में भी हम यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। पावर में ये सब बदल जाएंगे, ये सब क्या हो जाएगा, बदल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यदि मान के चलिए इसमें से कोई सा परिपथ यहां से खुल जाए, इसका दोष देख लीजिए, यहां से ये परिपथ यदि खुल गया ना, तो यहां से ये दोनों परिपथ भी बंद हो जाएगा, साथ में ये भी बंद हो जाएगा। यानी कोई भी एक तार यदि बीच में से टूटा तो जितने परिपथ, जितने भी वहां प्रतिरोध लगे हैं, जितने भी उपकरण लगे हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको पता है अच्छी तरह। दूसरी चीज आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी उपकरण हम सीरीज में लगाएंगे ना, वो सभी उपकरण समान धारा रेटिंग के होना चाहिए, समान धारा रेटिंग के होना चाहिए। इस लाइन को समझिए, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कि श्रेणी परिपथ में जो प्रतिरोधक होते हैं या जो भी उपकरण हम लगाते हैं वो समान धारा रेटिंग के होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए, अगर मान के चलिए ये वाला मेरा उपकरण 5 एम्पियर का है, ये वाला 10 एम्पियर का है, ये वाला 20 एम्पियर का है। अब मुझे पता है कि श्रेणी परिपथ में धारा का मान जो है समान होता है। यदि मैं यहां से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता हूं तो ये तो जल जाएगा, लेकिन ये 10 एम्पियर वाला और 20 एम्पियर वाला अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको जितनी करंट चाहिए कि उतनी मिल नहीं पाएगी। इसीलिए समान धारा रेटिंग के हमारे उपकरण जो है वो होना चाहिए। अब आप सोचिए कि यहां से मैं 20 एम्पियर की दे दूं, तो 20 एम्पियर की दोगे तो ये तो यहाँ पर चालू हो जाएगा, लेकिन ये दोनों जल जाएंगे, क्योंकि इसकी क्षमता 10 एम्पियर सहने की है, इसकी 5 एम्पियर, तो यहाँ पर ये वाला दोनों प्रतिरोधक जल जाएंगे, ये भले चालू हो जाए। अब ये जल जाएंगे तो परिपथ टूट जाएगा, जिससे ये भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारी यहाँ पर उपकरण लगे होंगे सीरीज में, वो एक समान धारा रेटिंग के होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो वोल्टेज ड्रॉप में अगर V1 की बात करूं तो IR1, V2 की बात करूं तो IR2 और V3 की बात करूं तो IR3। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा, सबसे उच्च मान का प्रतिरोध होगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी उतना ही अधिक होगा। जैसे धारा का मान के चलिए 5 एम्पियर है, ठीक है, इस प्रतिरोधक का मान 5 ओम, इसका 10 ओम और इसका 15 ओम है। ठीक है, इसका 15 ओम है। तो अब देखिए यहाँ पर V1 की अगर मैं बात करूं तो I का मान 5, R1 का मान कितना 5, ये हो गया 25 वोल्ट। ठीक है, I का मान 5, R2 का मान 10 है, बराबरी पर 50 वोल्ट। I का मान 5, R3 का मान 15, 15 पंजे 75। ठीक है, यानी कि यहां पर मैंने देखा कि अगर R3 यानी कि जिस प्रतिरोधक का मान सबसे अधिक होता है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप का मान भी सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि जिस प्रतिरोधक का मान सबसे अधिक होगा, उसमें श्रेणी क्रम में, उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी उतना ही
यह सबसे अधिक होगा। यदि प्रतिरोधक ज्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा। तो ये हमारे जो झालर लगाते हैं ना हम, हमारे दीपावली वगैरह में झालर सिस्टम होता है, उसमें इस श्रेणी परिपथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल हैं, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा ये पावर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये तीनों सूत्र आपको यहाँ पर नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, यहाँ पर ये P ये वाला और ये तीनों आपको जरूर से नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए अब इस श्रेणी परिपथ में एक चीज और आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें वोल्टेज भी प्राप्त करते हैं अलग अलग मान की, V1 V2 V3, ये हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई श्रेणी क्रम में हमारा प्रतिरोधक लगे हैं, मान के चलिए यहाँ पर हमने कोई प्रतिरोधक, कोई हमारा परिपथ था, उसको हमने 100 वोल्ट की सप्लाई दी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से हम इसको 100 वोल्ट की सप्लाई देंगे, तो एक प्रतिरोधक हमारा ये लगा है, एक प्रतिरोधक हमारा ये लगा है और एक प्रतिरोधक ये लगा है। ठीक है, यहाँ पर इसका पोटेंशियल 0 है इस साइड पर। ठीक है, पोटेंशियल 0 रहेगा तभी तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं R1 R2 R3, ये क्या में हो गए हमारे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर मैं बात करूं धारा का प्रवाह यहाँ पर हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ तक तो कितना वोल्टेज था, 100 वोल्ट। लेकिन जैसे ही इस प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज ने अपना प्रवेश किया तो इसके अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया IR के रूप में, IR1 के रूप में वोल्टेज ड्रॉप हो गया। यानी कि यहाँ पर मान के चलिए हम चलते हैं मान के कि यहाँ पर 20 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो यदि आप इस प्रतिरोध के बाद और इस दूसरे प्रतिरोध के पहले यहाँ पर यदि आप नापोगे तो यहाँ पर आपको 80 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 80 वोल्ट। इसी प्रकार यहाँ पर जब ये 80 वोल्ट इस प्रतिरोध में प्रवेश करेगा तो मान के चलिए ये 40 वोल्ट यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, इस 80 में से 40 चला जाएगा तो इस तार के बीच में बचेगा यहाँ पर 40 वोल्ट। कितना बचेगा, 40 वोल्ट। अब ये 40 वोल्ट इस प्रतिरोधक R3 में से गुजरेगा, मान के चलिए यहाँ पर 40 वोल्ट का IR ड्रॉप हो गया तो यहाँ पर बचेगा 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो विधि कहलाती है इसको हम वोल्टेज डिवाइडर विधि भी यहाँ पर कहते हैं। प्रतिरोध का वोल्टेज का विभाजन भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार से हमें जो है इस प्रतिरोध, इस श्रेणी क्रम में जब सबसे निम्न से निम्न वोल्टेज भी प्राप्त होता है, तो इसमें चाहे तो आप वोल्टेज लिख सकते हैं कि निम्न वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, निम्न वोल्टेज में प्रयोग होता है श्रेणी क्रम, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे श्रेणी क्रम में बढ़ाते जाएंगे तो और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और हमें न्यूनतम से न्यूनतम, मिनिमम से मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त हो जाता है, और अलग अलग मान के वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है वोल्टेज विभाजन का नियम। देखिए हमने जो अभी सर्किट पढ़ा था ना, सीरीज सर्किट में बात कर रहा हूं मैं, किसमें, सीरीज में। यदि यहाँ पर इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस लगे थे ना, जैसे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से 3 ये हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 R2 और R3, V1 V2 V3। ठीक है, धारा का मान तो एक समान ही है। तो यहाँ पर अब यदि मुझे धारा का मान नहीं दिया है, क्योंकि हम यदि मैं आपसे इसमें बोलूं कि इसमें आप धारा का मान यदि आपको 10 एम्पियर दिया है और R1 R2 का मान ये दिया है, तो आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। किस नियम से, V = IR से निकाल लोगे आप फटाक से। लेकिन मैं बोलूं कि यहाँ पर आपको I का मान दिया ही नहीं है, V का मान आपको निकालना है, सिर्फ और सिर्फ R का मान आपको दिया है और स्रोत की वोल्टेज यहाँ पर दी है।
उस कंडीशन में यदि आपसे बोल दिया जाए कि बताइए V1 V2 V3 का मान क्या होगा, तो हम नहीं निकाल सकते इस सूत्र से, क्योंकि इसमें हमें I का मान जरूर से देना पड़ेगा उसको। तो इसी के तोड़ के लिए हमने एक वोल्टेज विभाजन का नियम बनाया था, जिसमें यदि यहाँ पर धारा का मान ना दिया हो, पॉइंट यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, जब धारा का मान न दिया गया हो, तब हम इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? यदि मुझे यहाँ पर V1 का मान निकालना है, वोल्टेज इस V1 का मान निकालना, तो मैं R1 करता, लेकिन I तो है ही नहीं मेरे पास, R1 अकेला है, तो मैं यहाँ पर कैसे V1 का मान निकाल सकता हूँ? कुछ ना कुछ दो वैल्यू तो मुझे देनी पड़ेगी, जब तो मैं I का मान निकालूंगा, या V1 का मान मैं तभी निकाल सकता हूँ जब I और R का मान मेरे पास हो। तो यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करके क्या करते हैं, V, ठीक है, ध्यान रखना, अगर वोल्टेज ड्रॉप V1 निकालना है तो V इंटू R1 अपॉन, बटे में लिखना है आपको R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, दूसरा V2 निकालना है तो V इंटू, ऊपर लिख देंगे आप R2 बटे में R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार V3 निकालना हो तो V इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है वोल्टेज विभाजन का नियम। ठीक है, क्या है ये? वोल्टेज विभाजन का नियम है। इसके द्वारा आप सीधे ही वोल्टेज ड्रॉपों के मान निकाल सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको नोट डाउन करना है। ऐसे सवाल आएंगे, हम न्यूमेरिकल सवाल जब सॉल्व करेंगे तब इसी नियम का प्रयोग करेंगे, जहां हमें धारा का मान नहीं दिया होगा। चलिए देखिए, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रतिरोध का समांतर क्रम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन भी ये यहाँ पर इसको बोलेंगे। तो समांतर क्रम लगभग आप सभी लोग जानते ही हैं। हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो इसी समांतर क्रम में होती है, कि यहाँ पर ये जो प्रतिरोधक होते हैं कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार से। इनको तीनों को एक ही जगह पर भी जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से, प्रत्येक पॉइंट्स को। ठीक है, ये इस प्रकार से भी होता है, या इस प्रकार से भी इसको हम जोड़ सकते हैं। ये पहला प्रतिरोध, यहाँ पर ये दूसरा प्रतिरोध, यहाँ पर ये तीसरा प्रतिरोध। इनको इस प्रकार से भी हम यहाँ पर जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, दोनों ही में बारे में आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं, दोनों ही यहाँ पर सेम होते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसके बारे में दो मुख्य चीज, इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को आप ध्यान में रख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनको नामकरण कर देते हैं, कि मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और ये वोल्टेज स्रोत V है। ठीक है, तो आपको इसमें अब ध्यान रखना है, पहला पॉइंट देखिए, श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान था, वोल्टेज असमान था। यहां पर याद रखना है आपको, वोल्टेज क्या होती है? समान होती है। प्रत्येक परिपथ में वोल्टेज का मान समान होता है, और यहां पर प्रत्येक परिपथ में धारा का मान असमान होता है। धारा असमान, सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यही होता है। ठीक है, अपने घर के वायरिंग देख लीजिए, 230 वोल्ट आता है घर में। किसी भी उपकरण पे आप तो नाप लीजिए, अर्थ फेस के बीच में आपको 230 वोल्ट ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 230 वोल्ट ही मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके घर में टीवी लगा है तो वहां पर 100 वोल्ट मिले और पंखा लगा है वहां पर 230 मिले, नहीं। टीवी के पास भी अगर आप बोर्ड में नापोगे तो 230 वोल्ट, और पंखे के पास भी नापोगे तो 230 वोल्ट। यानी कि हम कह सकते हैं
कि समांतर परिपथ में प्रत्येक उपकरण या प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान एक समान होता है, लेकिन धारा हमारी असमान होती है। यानी कि यदि I धारा चली है तो वो 3 यहाँ पर प्रतिरोध लगे हैं तो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। यानी इसमें जाती है I1, इसमें लिख लो I1, I2 और I3। ठीक है, यानी कि धारा का मान कैसा होता है, प्रत्येक परिपथ में असमान होता है, तथा कुल धारा का मान इन धारा के, इन ब्रांचेस के जो धारा है ना, इन धाराओं के योगफल के बराबर होता है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ओम का नियम हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, उस वाले श्रेणी परिपथ में तो हमने ये जो ओम का नियम सीधा सीधा ही रख दिया था, क्योंकि वहां पर वोल्टेज असमान था। यहां पर वोल्टेज V का मान समान होता है, लेकिन धारा असमान होती है। ठीक है, तो अब मुझे यहां पर I की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो I की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इस V बाय R यानी कि R को इसके बटे में ले जाऊंगा, तो यहां पर बचेगा क्या, I। यानी कि इसको मैं I1 मान लूं तो I की जगह में रख सकता हूं V बाय R बराबरी पर। I1 की जगह रख सकता हूं, चूंकि वोल्टेज समान है तो वोल्टेज को कुछ नहीं कह सकता, इसको मैं R1 लिख सकता हूं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यानी कि इन तीनों के मान मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। यहां से मैं V कॉमन ले सकता हूं, V बाय R इज इक्वल टू, यदि मैं यहां से V कॉमन ले लूंगा तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, समतुल्य जो हमारा प्रतिरोध होगा वो व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो एक चीज और दोनों में आपको ध्यान रखना है, जो श्रेणी परिपथ होता है ना, उसमें जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो उस परिपथ के सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वहां बताना भूल गया, यहाँ बता देता हूँ। मान के चलिए ये 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध हैं, R1 है, R2 है और R3 है। ठीक है, R1 का मान 5, R2 का मान 10 और R3 का मान 15 है। तो यहाँ पर जो टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ना, वो प्रतिरोध के सबसे बड़े मान से भी अधिक होगा। यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 15 कितना आ गया, 15 5 20 और 10 30 ओम। यानी कि यहाँ पर समतुल्य जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया वो उस परिपथ के सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक आता है। ठीक है, इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि यहां पर सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी छोटा प्रतिरोध R का मान होता है। ठीक है, सबसे छोटे प्रतिरोध किस प्रकार से, इन्हीं को यदि मैं आप श्रेणी पैरेलल में ले लूं तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15। ठीक है, मान के चलिए समांतर क्रम में मैंने जोड़ दिया है। इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आएगा 30। ठीक है, कितना आएगा 30, 6 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, 1 अपॉन R। ये सॉल्व करना सबको आता है। 6 और 3 9 और 2 11, 11 बटे 30। यानी कि यदि मैं इसको उल्टा भी कर दूं, दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख नहीं रहा होगा शायद, देख लेता हूं। चलिए मैं ऊपर कर देता हूं 1 अपॉन R के, यहाँ के मैं ऊपर कर देता हूं, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है। यानी कि इसको मैं समांतर क्रम में जोड़ दूं तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू
1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा, यही वाला। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा 30, 6 पंजे 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी कि 11/30 आ रहा है 1/r का मान। इसको उल्टा करूंगा तो r का मान आएगा 30/11, यानी कि इसको सोल्व करूंगा तो 11 दूनी 22 दशमलव बचे 8, 11 सत्ते 77, यानी कि 2.7 कुछ आ रहा है। यानी कि यहाँ पर सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी छोटा आ रहा है, किसमें? पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज में सबसे बड़े मान से भी बड़ा आएगा मान, और पैरेलल में सब प्रतिरोध के सब उस परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी छोटा मान आता है, इसका आंसर। अब यहाँ पर ये तो हो गया प्रतिरोध के बारे में। अब यहाँ पर इसकी चालकता के बारे में यदि मैं बात कर लूं तो चालकता आपको ध्यान रखना है, इस पैरेलल कनेक्शन में G इजिकल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 आएगा। क्यों? क्योंकि 1/r इजिकल टू होता है G। तो जहां जहां 1/r लिखा है वहां G लिख दिया, और R1 की जगह G1, R2 की जगह G2 और R3 की जगह G3। शक्ति की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टोटल शक्ति इसमें हमेशा याद रखना P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी, चाहे समांतर हो चाहे श्रेणी क्रम। तो ये तीनों सूत्र आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसकी विशेषता क्या है? यदि मान के चलिए यहां पर एक परिपथ टूट भी गया तो सिर्फ इस परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा, बाकी दो जो हमारे परिपथ हैं उनमें बराबर धारा का प्रवाह होता रहेगा। उसमें हमें समान मान की धारा रेटिंग, यानी कि प्रत्येक उपकरण की धारा रेटिंग समान थी। यहां पर समान वोल्टेज रेटिंग, ठीक है, समान वोल्टेज रेटिंग के उपकरण होना चाहिए। कैसे उपकरण होना चाहिए? समान वोल्टेज रेटिंग के उपकरण होना चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ तो वह जल जाएगा। श्रेणी क्रम में हमें समान धारा रेटिंग के उपकरण चाहिए थे क्योंकि तो धारा का मान वहां पर समान था। इसी प्रकार हमें पैरेलल सम सर्किट में समान वोल्टेज रेटिंग के उपकरण होना चाहिए। अगर एक उपकरण 230 का है तो जितनी आपके घर में वोल्टेज आ रही है वो 230 वोल्ट के सारे उपकरण होना चाहिए, ठीक है। सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और वोल्टेज विभाजन विधि के बाद हम पढ़ेंगे धारा विभाजन नियम। यानी कि जब हम सीरीज सर्किट को पढ़ते हैं तो हमें उसमें ज्ञात होता है कि उसमें धारा का मान एक समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, या वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है। जब उसमें वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है इसीलिए वहां पर वोल्टेज विभाजन नियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां धारा का मान हमें नहीं दिया होता। इसी प्रकार पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का मान समान होता है लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है, इसलिए यहां पर हम धारा विभाजन नियम, जिसमें कि हमें वोल्टेज का मान नहीं दिया होता है। जब हमें वोल्टेज का मान नहीं दिया होता है तो हम किस प्रकार से उसमें धारा का मान निकालेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे प्रतिरोधक होते हैं समांतर क्रम में, इनको हम R1, R2 और R3, ये हमारा वोल्टेज स्रोत होता है, ठीक है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। ये इसमें बहने वाली धारा होती है जो कि 3 भागों में बढ़ती है, I1, I2 और I3। हम जानते हैं कि धारा का मान इसमें अलग अलग होता है, वोल्टेज लेकिन सभी ब्रांचेस में एक समान होता है। तो यहां पर अब देख लेते हैं हम, यदि हमें इस वोल्टेज का मान नहीं दिया है तो हम जानते हैं कि I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और ओम के नियम से V इजिकल टू IR या V बाय R इजिकल टू I। यदि मैं आपसे बोलूं कि इस I1 का मान निकालो, I1 R1, I1 का मान निकालो, तो इन दोनों का मान जब हमें ज्ञात होगा तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये मान ना दे
तो हम किस प्रकार से ब्रांच की धाराओं का मान निकालेंगे, उसी को हम धारा विभाजन का नियम कहते हैं। यदि मुझे I1 का मान निकालना है तो यहाँ पे मैं टोटल धारा का मान यानी कि I रखूंगा। अब V से तो मुझे मतलब है ही नहीं, क्योंकि V का मान तो उसने दिया ही नहीं है। तो इसमें मैं इंटू, यहाँ पर देखिए मुझे इस R1 वाली ब्रांच में I1 का मान निकालना है, तो उसको छोड़ के R2 और R3 का मैं ऊपर इंटू करूंगा, R2 इंटू R3, और बटे में क्या करूंगा, इनका चक्रीय गुणा, यानी कि R1 का R2 में, R2 का R3 में और R3 का R1 में, यानी R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इसी प्रकार I2 का मान निकालना हो तो I इंटू, अब यहाँ पर इस ब्रांच का निकालना तो इसको हम छोड़ देंगे और R1 R3 का इंटू ऊपर में करेंगे, R1 और R3 का इंटू यहाँ पर करेंगे। हाँ ठीक है, और नीचे जैसा ये लिखा है वैसा का वैसा ही हम यहाँ पर इसका चक्रीय गुणा, ये प्लस का निशान है, प्लस R3 R1। ठीक है, इसी प्रकार I3 का निकालेंगे तो I इंटू, यहाँ पर इस R3 को छोड़ेंगे तो R1 R2 का इंटू ऊपर की ओर करेंगे, R1 R2, बस ऊपर ही बदलाएगा, बाकी नीचे सभी में सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ ऊपर ही बदलाएगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो विधि होती है, ये जो नियम होता है, इसको हम कहते हैं धारा विभाजन का नियम। ठीक है, जब हमें इस वोल्टेज ड्रॉप का या वोल्टेज का मान ना दिया हो। अब अगली वीडियो में हम, अगली क्लास में इस सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे, न्यूमेरिकल को हम वहां पर हल करेंगे, और इन दोनों विधियों का ही उपयोग यहाँ पर हम करेंगे उन क्वेश्चंस में वोल्टेज विभाजन और धारा विभाजन दोनों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में और अगले वीडियो में।